हेलो एंड वेलकम बैक डियर फॉल्कॉनर्स इनटू द लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ फॉल्कॉन नर्सिंग क्लासेस। जैसा कि आपको टाइटल से ही पता चला होगा कि आज जो है हम पीआर यादव का जो एमसीक्यू वाला वॉल्यूम है, आज से हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सेशन की शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, दैट इज द पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज। देखिए, जो ह्यूमन ब्लड होता है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। कौन सा वाला कनेक्टिव टिश्यू होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक, फ्लू कनेक्टिव टिश्यू इसको बोलते हैं, और वी कैन से कि ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक, ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। देखिए, जो ह्यूमन ब्लड होता है, ह्यूमन ब्लड का जो नेचर होता है, दैट इट इज स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर। दैट मीन्स कि जो इसका पीएच है वो 7 से ज्यादा है। कोई भी सब्सटेंस हो जिसका पीएच 7 से कम होगा, दैट इज एसिडिक इन नेचर, और जिसका 7 से ज्यादा होगा, दैट इज अल्कलाइन और बेसिक इन नेचर। अब जो ब्लड है उसका पीएच बिटवीन 7.35 टू 7.45 है, सो इट इज अल्कलाइन इन नेचर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज द पीएच ऑफ द ब्लड इज बिटवीन 7.35 एंड 7.45। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि द ब्लड कंटेन्स, जो ब्लड होता है उसमें कितनी परसेंटेज होती है ऑफ वाटर। देखिए, अगर हम ब्लड की बात करेंगे तो ब्लड को हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, और वी कैन से कि जो एलिमेंट्स और सब्सटेंसेस होते हैं ब्लड में, उनको परसेंटेज बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। पहला जो है प्लाज्मा, ठीक है, एंड सेकंड इज द सेल एलिमेंट्स। एक तो होता है प्लाज्मा, सेकंड इज द सेल एलिमेंट्स। ठीक, जो प्लाज्मा होता है ये लिक्विड पोर्शन होता है ऑफ द ब्लड, जो कंप्राइज करता है 55%। ठीक है, और ये जो सेल एलिमेंट्स होते हैं ये कंप्राइज करते हैं 45% ऑफ द टोटल ब्लड। देन ये जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में ऑलमोस्ट 95% जो है वाटर होता है, और जो रिमेनिंग 5% होते हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, प्लस क्या होते हैं, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट एटसेट्रा। ठीक, तो यहाँ पे क्या जाएगा राइट ऑप्शन कि जो ब्लड है उसमें 95% जो है वाटर होता है। ठीक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कितनी होती है। देखिए, अगर किसी इंडिविजुअल में हम कंसिडर करेंगे कोलेस्ट्रॉल की लेवल, तो अगर कोलेस्ट्रॉल की लेवल लेस देन 200 mg पर डीएल है, दैट मीन्स कि जो इसका कोलेस्ट्रॉल है वो विद इन नॉर्मल लिमिट्स है। अगर 200 mg पर डीएल से ज्यादा हो गया तो इंडिविजुअल को हम बोलेंगे इसको हाइपर कोलेस्ट्रॉलीमिया हुआ है। हाइपर कोलेस्ट्रॉलीमिया मीन्स कि जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी लेवल्स विद इन द ब्लड स्ट्रीम इंक्रीज हो गई है। अगर किसी इंडिविजुअल को हाइपर कोलेस्ट्रॉलीमिया होगा तो ऐसे इंडिविजुअल को चांसेस ऑफ सीएडी बढ़ते हैं, दैट इज द कोरोनरी आर्टरी डिजीज बढ़ते हैं चांसेस इसके। प्लस इंडिविजुअल जो है वो प्रोन टू हाइपरटेंशन हो जाता है, दैट मीन्स कि इंडिविजुअल को हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर डेवलप हो सकता है। ठीक, और जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल को चांसेस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या जाएगा कि नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है दैट इज लेस देन 200 mg पर डीएल ऑफ द ब्लड। देन बिलिरुबिन इज फॉर्मड फ्रॉम। देखिए, जो बिलिरुबिन होता है, बिलिरुबिन कहाँ से निकलता है? जब आरबीसीज का ब्रेक डाउन होता है। जो आरबीसीज का ब्रेक डाउन होता है दैट इज कॉल्ड एज द हीमोलिसिस। ठीक है, ब्लड का ब्रेक डाउन, ब्लड में यूजुअली जो है हीमोलिसिस के साथ हम आरबीसीज को अटैच करते हैं, और अगर मोर प्रेफर्ड टर्म हम बोलेंगे दैट इज द इरिथ्रोलिसिस, दैट इज द ब्रेक डाउन ऑफ द आरबीसीज। अब हीमोलिसिस और इरिथ्रोलिसिस कहाँ पे होती है, आरबीसीज का ब्रेक डाउन कहाँ पे होता है? तो आंसर जाएगा हमारा सुप्लीन। सुप्लीन जो होता है वहां पे आरबीसीज का ब्रेक डाउन होता है। ड्यू टू दिस पर्पस ये जो सुप्लीन होता है इसको हम बोलते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज। ठीक है, एट मीन्स की जो आरबीसीज होते हैं वो दफन होते हैं कहाँ पे? सुप्लीन में। नाउ अब जब आरबीसीज का ब्रेक डाउन हो जाता है, आरबीसीज का ब्रेक डाउन होता है, तो यहाँ से क्या निकलता है? एक तो निकलता है हीम, दूसरा निकलता है ग्लोबुलिन। ठीक है, देखिए, जब हीम और ग्लोबुलिन निकला तो हीम का ब्रेक डाउन हो जाता है, हीम से निकलता है आयरन और निकलता है बिलिरुबिन। ठीक, तो जो बिलिरुबिन है वो किसके ब्रेक डाउन से निकलता है? फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ द हीम प्रोटीन। तो राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए। देन एक्सेसिव हीमोलिसिस, अगर ज्यादा हीमोलिसिस हो गई तो हीमोलिसिस से क्या निकल के आता है? बिलिरुबिन निकल के आता है। अगर ज्यादा हीमोलिसिस हो गई तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन किसकी हो जाएगी? बिलिरुबिन की एक्यूमुलेशन हो जाएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्लाज्मा प्रोटीन फाउंड इन द ब्लड एक्सेप्ट वन। देखिए, अब यहाँ पे हमने बात की थी
रिगार्डिंग द प्लाज्मा कि प्लाज्मा में वाटर होता है और प्लाज्मा प्रोटीनस होते हैं। जो प्लाज्मा प्रोटीनस होते हैं कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक होता है एल्ब्यूमिन, देन देयर इज ग्लोबुलिन एंड देयर इज फिब्रिनोजन। ठीक है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन प्लस जो ये अबेंडेंट होते हैं प्लस जैसे ट्रांसफेरन वगैरह होता है तो वो भी प्रेजेंट होते हैं इन द प्लाज्मा। ठीक है, लेकिन ये तीन जो है दीज आर मोर प्रेडोमिनेंट और उनमें से भी सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा मात्रा में ऑलमोस्ट जो है 50% और वी कैन से कि 40 to 60% होता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है? इट मेंटेन्स द ऑनकोटिक प्रेशर विद इन द ब्लड स्ट्रीम। ठीक, तो इनमें से कौन कौन सा जो है प्लाज्मा प्रोटीन है? एल्ब्यूमिन भी है, ग्लोबुलिन भी है और फिब्रिनोजन भी है। लेकिन जो मायोसिन है, मायोसिन प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। मायोसिन क्या है? मायोसिन इज ए ये एक मसल प्रोटीन है। ठीक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड इज। देखिए, जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड और वी कैन से कि ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। ऑनकोटिक प्रेशर जो है दैट इज मोर स्पेसिफिक एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर। वो हम थोड़ा आगे जाके देखेंगे। तो जो एल्ब्यूमिन होता है ये रोल प्ले करता है इन द मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड ऑनकोटिक प्रेशर और वी कैन से कि जो सीपेज होती है, सीपेज ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम ब्लड, ठीक है, ब्लड से प्लाज्मा का निकल जाना उसको प्रिवेंट करता है कौन? उसको प्रिवेंट करता है एल्ब्यूमिन। अगर सीपेज ऑफ प्लाज्मा होगी फ्रॉम ब्लड, ठीक है, वी कॉल इट एज द वी कॉल इट एज द इडीमा। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा है ये फिर जाके एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस में एक्यूमुलेट हो जाएगा जिसको हम इडीमा बोलते हैं। तो इडीमा को प्रिवेंट कौन करवाता है? एल्ब्यूमिन करवाता है। देन ऑनकोटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज। ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है? क्या ये ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाइड बाय इलेक्ट्रोलाइटिस होता है? ये नहीं होता है। देन ऑस्मोटिक प्रेशर काज्ड बाय प्लाज्मा कोलाइडिस इन द सॉल्यूशन। जो प्लाज्मा कोलाइडिस होते हैं सॉल्यूशन में जो वो प्रेशर अप्लाई करेंगे, जो ऑस्मोटिक प्रेशर वो अप्लाई करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? दैट वी कॉल इट एज द ऑनकोटिक प्रेशर। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन रहेगा। There, hydrostatic pressure which pushes fluid out of the capillaries is opposed by colloidal oncotic pressure which involve। देखिए, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोई फ्लूइड है, ठीक है, लेट अस अज्यूम कि ये एक वेसल होती है, ठीक, तो वेसल में दो तरह के जो है फोर्सेस अप्लाई होते हैं। वन इज द कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जिसको हम सिंपली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। सेकंड इज द ऑनकोटिक प्रेशर, ठीक है, जो प्लाज्मा प्रोटीन स्पेशली एल्ब्यूमिन क्या करता है? इंप्लीमेंट करता है। नाउ जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या करेगा? वो इस प्लाज्मा को रिटेन होने देगा विद इन द वास्कुलर सिस्टम और वी कैन से कि एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेस में जाने नहीं देगा। लेकिन ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है ये क्या करता है? ये अपोज करता है टू ऑनकोटिक प्रेशर। दैट मीन्स कि ये फ्लूइड को अलाउ करेगा कहाँ से? वास्कुलर स्पेस से और वी कैन से कि वेसल से बाहर जाने के लिए इसको ये मजबूर करेगा। ठीक है, जब जब तक इनमें बैलेंस मेंटेन रहती है तब तक जो फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेस से बाहर नहीं आता है। जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्सीड करता है टू ऑनकोटिक प्रेशर तब जाके जो फ्लूइड है वो वास्कुलर स्पेस से और वेसल से बाहर आ जाता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो पुश करता है फ्लूइड को अवे फ्रॉम द कैपिलरीज। उसको अपोज कौन करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर जो इन्वॉल्व करता है उस पे क्या होता है? रिड्यूस्ड रेनिन सिक्रीशन। क्या ये इन्वॉल्व करता है? रेनिन की सिक्रीशन का कम होना या पुलिंग पावर ऑफ द एल्ब्यूमिन टू absorb द वाटर या इंक्रीज करता है एडीएच की सिक्रीशन को या एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन को। देखिए, रेनिन जो है रेनिन की सिक्रीशन कब रिड्यूस हो जाती है? जब एक इंडिविजुअल को क्या होता है कि जो इसका ब्लड स्ट्रीम होता है उसमें जो ब्लड वॉल्यूम है वो अप टू मार्क होता है और अप्रोप्रिएट होता है। ठीक, तब जाके रेनिन सिक्रीशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है। अगर ये कम है और वी कैन से कि ब्लड वॉल्यूम कम है तो ये प्रमोट करता है रेनिन की सिक्रीशन को। सेकंड थिंग इज कि अगर एडीएच कब रिड्यूस हो जाता है? जब ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। एट दैट टाइम जो वाटर है वाटर को डीसीटी से रीअब्सॉर्ब करने के लिए एडीएच की सिक्रीशन जो है बढ़ जाती है। नाउ एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन कब इंक्रीज होती है? जब ब्लड सोडियम की लेवल जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, उसके साथ साथ जो है ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाता है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है। अब बचा क्या यहाँ पे कि जो पुलिंग पावर है एल्ब्यूमिन का टू रीअब्सॉर्ब द वाटर, ये यहाँ पे राइट ऑप्शन जाएगा। ठीक है, जो
ऑन्कोटिक प्रेशर है वो इन्वॉल्व करता है पुलिंग पावर ऑफ द एल्ब्यूमिन टू रीअब्सॉर्ब द वाटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनसफिशिएंसी ऑफ दिस सब्सटेंस, इनमें से कोई सब्सटेंस ऐसा है जिसकी इनसफिशिएंसी हो जाएगी, उससे क्या होगा, इडीमा हो जाएगा। तो एज आई सेड कि अगर एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जो वास्कुलर ट्री है वहां से फ्लूइड जो है वो एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस में और इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, देयर विल बी द इडीमा। ठीक है, अगर यहाँ पे ये हम लेके चलेंगे, ये एक ब्लड वेसल है। ठीक, अब ब्लड वेसल से क्या हुआ, जो प्लाज्मा है वो बाहर आ गया, उसका बाहर आना, इस स्पेस को हम क्या कहेंगे, वी कॉल इट एज द एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस, एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस, दैट मीन्स कि वेसल के बाहर की जगह। और वी कैन से कि अब यहाँ पे जो है बॉडी सेल्स हो गए, बॉडी टिश्यूज हो गए, सो इट विल बी कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, या तो इसको एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस बोलेंगे और इसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलेंगे, या फिर इसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस भी बोलेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, लेकिन जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस है वो इंक्लूड करेगा वेस्कुलर स्पेस को भी, क्योंकि एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीन्स सेल के बाहर की स्पेस, तो इसमें आएगी इंटरस्टिशियल स्पेस भी, दैट इज द स्पेस दैट इज आउटसाइड द ब्लड वेसल और अराउंड द बॉडी टिश्यूज। और जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर है इसमें आएगा कि जो सेल के आउटसाइड है दैट इज द इंटरस्टिशियल स्पेस, और जो वेसल के अंदर है दैट इज द इंट्रावास्कुलर स्पेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हेन हीमोग्लोबिन कंबाइन्स विद ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एज, देखिए जो हीमोग्लोबिन है जब वो कंबाइन होगा विद ऑक्सीजन वी कॉल इट एज द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब Hb कंबाइन होता है विद CO2 इसको हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज द कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। लेकिन जब Hb जो है वो बाइंड होगा विथ कार्बन मोनोऑक्साइड देन इट इज कॉल्ड एज द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड एज द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और जो हीमोग्लोबिन होता है इसको ज्यादा एफिनिटी होती है विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, देन लाइफ स्पैन ऑफ फीटल आरबीसी, जो आरबीसी होते हैं अडल्ट की बात करेंगे 120 डेज होता है इनका लाइफ स्पैन, और जो फीटस होता है फीटस के केस में 90 डेज जो है वो लाइफ स्पैन होता है ऑफ दीज आरबीसीज, तो राइट ऑप्शन जाएगा 80 डेज। ठीक है, 80 टू 90 डेज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि नॉर्मल अडल्ट हीमोग्लोबिन कंटेन, देखिए जो हीमोग्लोबिन होता है ये एक तरह का प्रोटीन होता है, टर्शियरी प्रोटीन होता है, तो इसमें क्या होते हैं अडल्ट केस में दो अल्फा चेन से बना होता है और दो बीटा चेन से बना होता है। ठीक, बट इन केस ऑफ द फीटस, ठीक है, इन केस ऑफ द फीटस क्या होता है, दो अल्फा चेनस होते हैं और दो गामा चेनस होते हैं। सो इन केस ऑफ द अडल्ट देयर आर टू अल्फा एंड टू बीटा चेनस, तो सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन डी, टू अल्फा चेनस एंड टू बीटा चेनस। देन रेड ब्लड कार्पस्कल्स जो आरबीसीज होते हैं हीमोपाइसिस ऑकर्स इन, देखिए जो अडल्ट होता है इन केस ऑफ द अडल्ट क्या होता है कि जो हीमोपाइसिस होती है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसीज। ठीक है, दैट इज द एरिथ्रोपायोसिस, हीमोपायोसिस इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। इन जनरल जो ब्लड सेल्स होती है उनकी सिंथेसिस को हीमोपायोसिस बोलते हैं, और जो आरबीसीज प्रोडक्शन होती है और फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड कार्पस्कल्स उसको बोलेंगे हम एरिथ्रोपायोसिस। जो एरिथ्रोपायोसिस होती है वो कहाँ पे होती है इन केस ऑफ द अडल्ट, तो वो होती है इन द बोन मैरो, स्पेशली जो रेड बोन मैरो होती है, रेड बोन मैरो में होती है सिंथेसिस ऑफ आरबीसी। और लिवर में क्या होता है कि जब जो फीटल लाइफ होती है, फीटल लाइफ में पहले जो yolk sac है वो एक्ट करता है एज हीमोपोइटिक टिश्यू, दैट मीन्स कि ऐसा टिश्यू जहाँ पे जो है ब्लड सेल्स बनेंगे, पहले तो एक्ट करता है yolk sac, आफ्टर दैट जो है लिवर एक्ट करता है एज ए हीमोपोइटिक टिश्यू इन द fetus. Then which single feature of normal RBCs is most रेस्पॉन्सिबल फॉर लिमिटिंग दियर लाइफ स्पैन, देखिए जो आरबीसीज होते हैं इन केस ऑफ अडल्ट उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज होता है, दैट मीन्स कि ये सर्वाइव करते हैं अप टू 120 डेज ओनली। तो ये क्यों इतने ही टाइम के लिए सर्वाइव करते हैं, क्योंकि जो आरबीसीज होती है इनमें सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, स्पेशली ड्यू टू द लैक ऑफ द न्यूक्लियस, जो इनका ये लाइफ स्पैन होता है ये लिमिटेड होता है टू 120 डेज, तो ऑप्शन डी विल रिमेन द राइट ऑप्शन। देन नॉर्मल रेटिकुलोसाइट काउंट ऑफ ब्लड इज, रेटिकुलोसाइट्स क्या होते हैं जो मैच्योर
आरबीसीज होते हैं, मैच्योर आरबीसीज को हम बोलते हैं रेटिकुलोसाइट्स। जो रेटिकुलोसाइट्स होते हैं वो कंप्राइज करते हैं 1 to 2% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। ठीक है। देन नर्सिंग केयर फॉर ए पेशेंट विद पॉलीसाइथीमिया वुड फोकस ऑन प्रिवेंटिंग। देखिए पॉलीसाइथीमिया क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया वेरा भी। ठीक। तो पॉलीसाइथीमिया क्या होता है और पॉलीसाइथीमिया वेरा क्या होता है? जब एक इंडिविजुअल में हेमाटोक्रिट की कंसंट्रेशन बढ़ जाए या एक इंडिविजुअल में जो है आरबीसीज की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, वी कॉल इट एज द पॉलीसाइथीमिया। कितना होना चाहिए एससीटी जब हम पॉलीसाइथीमिया बोलेंगे? मोर देन 65%। एससीटी नॉर्मल कितना होता है? यूजुअली हम लेते हैं 45 to 50% इन केस ऑफ द मेल्स, और फीमेल्स में लेते हैं 42 to 45%। ठीक। बुक टू बुक जो है ये डेटा वेरी हो जाता है, लेकिन अगर 65% से ज्यादा होगा वी कॉल इट एज द पॉलीसाइथीमिया। और इस केस में जो आरबीसीएस होते हैं उनका नंबर कितना होता है? 7 मिलियन सेल्स होते हैं पर माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड। जो नॉर्मल रेंज होती है इन केस ऑफ द मेल्स आरबीसीएस का नॉर्मल रेंज क्या होता है? दैट इज 4.5 to 5.2। और इन केस ऑफ द फीमेल्स हम कितना लेते हैं? यूजुअली 4 to 4.5 हम लेते हैं नॉर्मल रेंज ऑफ द आरबीसीएस। जब हेमाटोक्रिट 65% से ज्यादा जाएगा या आरबीसीएस 7 मिलियन से ज्यादा जाएंगी तो वी कॉल इट एज द पॉलीसाइथीमिया वेरा। देखिए पॉलीसाइथीमिया वेरा जब भी एक इंडिविजुअल को होगा, दैट मीन्स की जो आरबीसीएस है, आरबीसीएस की लेवल विद इन द ब्लड स्ट्रीम क्या हुआ? वो इंक्रीज हो गई। जब आरबीसीएस ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा हो गई, जो ब्लड है उसको क्या हुआ? वो ज्यादा विस्कस हो गया। जब ब्लड ज्यादा विस्कस हो गया तो दैट मीन्स इसमें क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और थ्रोम्बस फॉर्मेशन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। सो जिस भी इंडिविजुअल को पॉलीसाइथीमिया वेरा होगा, ऐसे इंडिविजुअल में हमें फोकस करना है टू प्रिवेंट द थ्रोम्बोसिस। अब ये जो पॉलीसाइथीमिया वेरा है यूजुअली किस कंडीशन में होता है? और वी कैन से कि इसके दो टाइप्स होते हैं। वन इज द प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया, ठीक है, एंड सेकंड इज द सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, दैट मीन्स द पॉलीसाइथीमिया ड्यू टू सम अदर डिजीज। जैसे सीओपीडी में एक इंडिविजुअल जो है उसको पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। उसको पॉलीसाइथीमिया क्यों होता है? क्योंकि सीओपीडी के केस में एक बंदा या बंदी जो है वो सही से सांस नहीं ले पाती है। जब सांस नहीं ले पाती है तो ऑक्सीजन जो है ब्लड स्ट्रीम में वो प्रॉपरली नहीं पहुंचता है। अब प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो ये जो बॉडी होती है ऐसे इंडिविजुअल की, ये रेस्पॉन्स प्रोवाइड करती है कि मे बी यहाँ पे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल्स है वो कम है, उस वजह से ऑक्सीजन नहीं आ रहा है। तो बॉडी क्या करती है? आरबीसीज की प्रोडक्शन बढ़ा देती है। जब आरबीसीज की प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो पॉलीसाइथीमिया होता है। दैट इज वाई कि इन केस ऑफ द सीओपीडी पेशेंट क्या होता है? पॉलीसाइथीमिया वेरा होता है। और अदरवाइज के जो एथलीट्स वगैरह होते हैं तो वो भी क्या करवाते हैं? इंड्यूस करवाते हैं पॉलीसाइथीमिया। ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज द डोपिंग। ठीक। तो जब हम हायर ऑल्टीट्यूड की तरफ मूव करते हैं, हायर ऑल्टीट्यूड में क्या होता है? जो एनवायरमेंटल प्रेशर होता है और वी कैन से कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस हो गया तो इंडिविजुअल को क्या होगा? इंडिविजुअल सही से सांस नहीं ले पाता है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इनहेल नहीं हो जाता है एक इंडिविजुअल से सही से। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हायर ऑल्टीट्यूड पे कम होता है। तो वहां पे क्या होता है कि अब ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन जो है वो कम पहुंच रहा है, तो वहां पे भी एज ए कंपनसेशन क्या होगा? आरबीसीज की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। जब आरबीसीज की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो वी कॉल इट एज द पॉलीसाइथीमिया। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर।